एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड। आज के पूरे दिन भर न्यूज़पेपर में रही सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में G7 समिट के बारे में, जो पूरे दिन भर सुर्खियों में रहा है। असल में 15 जून से 17 जून के बीच में कनाडा में 51 नंबर की समिट को आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय कई सारे वैश्विक पर निर्णय लिया गया है, बारे में आपको जानना। चलिए आज की इस पूरी श्रृंखला में हम बात करेंगे उन हाइलाइट्स पॉइंट्स के बारे में जो कि इन 2 दिनों के बीच में G7 समिट में डिस्कस किए गए हैं। न्यूज की तरफ देखिए। G7 समिट 2025 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। निर्णय लिया गया है। निर्णय ये है कि ईरान है वो अब नहीं कर सकता है इस चीज न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल नहीं कर। आपको पता है इसराइल और ईरान के बीच में इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रॉस्पेरिटी को लाने के लिए, पीस को लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। अब ईरान के हथियारों को नहीं हथियार, जैसे कि इस तरह के अब कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ावा ना हो, क्योंकि इस समय ईरान बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड में सामने आ रहा है। इसलिए निर्णय लिया गया है ईरान अब तरह की न्यूक्लियर वेपन इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएटिव ग्लोबल टेक्नोलॉजी पर बात की गई है। ग्लोबल इश्यूज में सबसे बड़ा डिस्कशन जो हुआ है वो इसराइल और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने पर तो हुआ ही हुआ है। एडिशनली गाइस, जितना ईरान के हाथों से वेपन को छीना गया है, उतना ही इसराइल को फंड रेज करने की भी बात की गई। क्या है पूरा मामला, सब नजर डालेंगे, सारी बातें हम। लेकिन उससे पहले बात समझेंगे कि सबसे पहले तो G7 समिट की अगर हम बात करें, ये वो समिट है जिसकी शुरुआत G6 से हुई थी। देखिए सबसे पहले हमारे पास G6 लोग थे, यानी कि G6 कंट्रीज का ग्रुप था। उसके बाद एक कंट्री ऐड हुई, कनाडा। जैसे ही कनाडा ऐड हुई तो ये बन गया G7। उसके बाद एक और समय आया जब G7 में रशिया भी ऐड हुआ था, और जब ये रशिया ऐड हुआ था तो ये कंट्री G8 कहलाई थी। लेकिन कुछ कारणों से, कारण मैं भी आपको बताऊंगी, इस रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था और फिर से एक बार G7 समिट बन गया। और इसी G7 समिट का इसमें आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको ये भी नहीं पता होगा अभी कि रशिया को क्यों निकाला गया। ध्यान रखिएगा, यूक्रेन का एक है सीमा पर पड़ता है नीचे, जिसका क्रीमिया में कब्जा कर लिया रशिया ने, और उससे कई बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रशिया की आलोचना की गई और फाइनली डिसीजन लिया गया कि अगर रशिया क्रीमिया को नहीं छोड़ता है, यानी कि क्रीमिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा है, यूक्रेन को वापस नहीं करता है, तब G7 का हिस्सा नहीं होगा। और इसी साथ में 2014 वो टाइम था जब इसको यहाँ से निकाल दिया गया, फिर से G7 पर आ गए। अब गाइस देखो, G7 जिसको हम जिस समिट का हम नाम ले रहे हैं, ये 15 से 17 जून के बीच में कनाडा में सेलिब्रेट किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। की पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इस बार हम मैक्सिमम जो फोकस कर रहे हैं वो ग्लोबल इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस कर रहे हैं। जिसमें से सबसे हमें फोकस पॉइंट है ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट। साथ में यहाँ पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड ग्लोबल ट्रेड, एआई, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को डिस्कस किया गया है। क्या क्या बात हुई है, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, सब मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी। लेकिन अगर आप लोग यूपीएससी के अलावा पीसी की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर समिट का थीम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, इस बार G7 समिट का थीम एनर्जी रेजिलियंस, टेक एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी रहा है। यानी कि इस पर्टिकुलर थीम के साथ में G7 समिट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए अब देखेंगे कि G7 समिट के जो मेंबर हैं वो कौन है और कौन कौन से लीडर उनके भाग ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, कनाडा जो कि G6 के बाद में 1997 में G6 का पार्ट बना था और G7 समिट बना था। उसके बाद अब ये G7 समिट का एक पर्टिकुलर ऑफिशियल मेंबर है। इसी वजह से कनाडा यहाँ पर भाग ले ही रहा है।
एज अ मेंबर कौन है, तो ध्यान रखिएगा सभी के प्राइम मिनिस्टर्स इसमें भाग लेते हैं, प्रेसिडेंट्स भाग लेते हैं। तो यहाँ पर मार्क कार्ने ने भाग लिया है। वहीं पर फ्रांस है, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इन सभी के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, यानी कि या तो प्राइम मिनिस्टर ने या फिर प्रेसिडेंट की तरफ से भाग लिया गया है। और इस बार जी समिट इनिशिएटिव में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है। एडिशनली गाइस, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज जब ग्लोबल समिट चल रही थी, G7 समिट चल रही थी, उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मीटिंग से पहले ही चले गए थे, यानी कि समिट खत्म होने से पहले ही बीच में ही वो समिट को छोड़कर अमेरिका वापस लौट लौट गए हैं। कारण क्या रहा है? कारण है इजराइल, इस समय यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें बिजी होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट को पहले ही छोड़ दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ओवर रीच इनिशिएटिव्स की तरफ से। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एज अ इनवाइटी पार्टिसिपेट किया है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया को भी इस G7 समिट में इनवाइट किया गया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ब्राजील को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है और यहाँ से ब्राजील के प्रेसिडेंट ने भाग लिया है। वहीं पर मैक्सिको प्रेसिडेंट भी यहाँ पर एज ए इनवाइटी आए हुए हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए हुए हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट आए हुए हैं। और साथ में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी यहाँ पर भाग लिया है। यूक्रेन ने यहाँ पर अपने जो ग्लोबल क्राइसिस चल रही हैं, जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बारे में भी बात की है। गाइस, आपको ये भी पता होगा कि यूक्रेन को आईएमएफ की तरफ से फंड रेज करने के लिए परमिशन मिल गई है। और ये बड़ी बात है, जिस समय पर रशिया और यूक्रेन का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस डायरेक्शन में अगर यूक्रेन को प्रॉपर फंडिंग की जा रही है, मतलब आप समझते हो ये मामला एकदम कहना चाहिए नॉक टू नॉक चलेगा। सीधे शब्दों में बोला जाए कि रशिया, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऐसा कंट्री है जिसके पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, जो जो रिच टेक्नोलॉजी कंट्री है, जो जिसके पास अपनी एक मिलिट्री बेस है, और उसको अब फेस करने के लिए यूक्रेन के पास में फाइनेंशियली सपोर्ट भी देने की बात फाइनली ओवर हो चुकी है। वहीं की इश्यूज के बारे में कि इन 2 दिनों में G7 समिट में किन किन पर्टिकुलर टॉपिक पर बात की गई है, कौन कौन से डिसीजंस लिए गए हैं, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। निर्णय ये लिया गया है कि ईरान अब किसी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर पाए, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान को निहत्था कर दिया गया। दूसरा, यूएस और यूके के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है। ग्लोबल ट्रेड रिकवरी की एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है। एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रेज करने के लिए भी इनिशिएट किया गया है। इतना ही नहीं गाइस, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको एथिक्स बेस्ड बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए एक कहना चाहिए पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है। और मोरल वैल्यूज के साथ में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने की भी बात की गई। एडिशनली गाइस, आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट है। वहां पे G7 समिट में यूक्रेन को भरपूर मात्रा में सपोर्ट मिला है। और यहाँ पर उन्होंने एक अपील भी की है, जो कि है रशिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए। बट गाइस, ऐसा हुआ नहीं है। एडिशनली इतना सपोर्ट यूक्रेन को जरूर मिल गया है कि यस, अब वो आईएमएफ के थ्रू अपने फंड को रेज कर सकते हैं। एडिशनली अगर हम बात करें भारत की तरफ से G7 समिट का, जो कि एक मेंबर नहीं है, यानी कि भारत देश G7 समिट का मेंबर तो नहीं है, पर 2019 से लगातार एज अ इनवाइटी के तौर पर, एज अ गेस्ट मेंबर के तौर पर हमेशा G7 समिट को विजिट करता है। चलिए देखेंगे कि भारत का इस G7 समिट में क्या रोल है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 समिट में ये 6 टाइम अपनी विजिट की है। 2019 से लगातार मोदी जी को इन्विटेशन आता रहा है। ही पार्टिसिपेट टू सिनेरियो ऑन एआई डिफेंस डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एआई सिक्योरिटी, यानी कि एआई को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, सुरक्षा को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए डिस्कशन करने वाले हैं। वहीं बात करें इंडिया के बेसिस पर हमारी
डिजिटल इकोनॉमी के बारे में और साथ में डिजिटल डिजिटल गवर्नेंस के बारे में। तो वहां पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक मेन हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा। Additionally, guys, India promoted global cooperation in energy tech and debt relief. आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने अभी Pelon IQ के साथ में अपना टाई अप किया है ग्रीन एनर्जी के, और इसी को और आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म से सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपील करने वाले हैं। बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो मैंने आपको अभी कुछ पहले ही बताया था कि इंडिया और यूके में एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट किया गया है। हमने एक प्रॉपर एमओयू साइन किया है जिससे हम अपने ट्रेड्स को आगे बढ़ा पाए। अब इसी चीज को और आगे बढ़ाने के लिए जापान, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ में इस द्विपक्षीय समझौते को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि अब एक कंट्री के साथ में एडिशनली हम दो कंट्री के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए इस G7 प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं। ओके गाइस, अब मैंने इसका एक आपको छोटा सा आउटकम दे दिया है जिसको आपको चीजों को याद करने में मदद करेगा। क्या है? सबसे पहले चीज मैंने आपको बताया था कि ईरान क्राइसिस चल रही है, यानी कि जो हमारा इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके लिए क्या डिसीजन लिया गया कि अब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पीस लेकर। ट्रेड के लिए अभी एग्रीमेंट क्या हुआ है, यूएस और यूके ने ऑफिशियली एमओयू को साइन कर। एनर्जी के लिए हमने क्या किया है, ग्रीन एनर्जी फंड को लॉन्च किया है जो कि अभी रिसेंटली। टेक्नोलॉजी के लिए जिसके लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनवरी एआई समिट 2025 से एक ही बात लगातार बोल रहे हैं कि एआई को डेमोक्रेटिक होना पड़े, यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री के हाथ में हम टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ सकते हैं। इस बात को एक बार फिर से G7 समिट बढ़ावा दिया गया। यूक्रेन के साथ में आपको पता ही होगा रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और यहाँ पर यूक्रेन को आईएमएफ के थ्रू फंड रेज करने की मिल गई। यह है पूरी कहानी। ओके गाइस, तो ये था पूरा सेशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। G7 समिट के बारे में आप एडिशनल क्या नॉलेज रखते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।